हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ACT क्लासेस। दोस्तों, ये हमारा मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 4 है। पहले 3 लेक्चर्स में हमने ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स के बारे में डिस्कस किया है और इस वीडियो में हम स्क्वायर्स और रोम्बस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं स्क्वायर के बारे में कुछ अहम प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा और स्क्वायर के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। देखो, अगर ये जो नीचे मैंने फिगर बनाई, ये एक स्क्वायर है, इसको मैं नाम रखता हूँ ABCD। ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90। जैसे कि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, यहाँ पर भी ये चारों एंगल जो इंटीरियर एंगल्स है दे विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में क्या था हमारे पास? अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ तो इसमें अपोज साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है। लेकिन ये दो साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक, दो पेयर्स आपस में इक्वल होंगे। लेकिन स्क्वायर में ये चारों, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, दैट इज AB, BC, CD एंड AD ऑल विल बी इक्वल। और यूजुअली हम इन सब को नाम देते हैं A। ये भी A होगा, इसकी लेंथ भी A होगी, इसकी लेंथ भी A होगी, इसकी लेंथ भी A होगी। ठीक है। तो हर साइड A के बराबर होगा। एक और बात, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में भी हमने पढ़ा था कि इसके जो हम डायगोनल्स दो ड्रा करते हैं ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सेम गोज़ फॉर स्क्वायर। अगर मैं ये एक डायगोनल ड्रा करता हूँ BD और दूसरा डायगोनल AC, बोथ दीज डायगोनल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। दैट इज़, अगर इस डायगोनल की लेंथ होगी D तो इस डायगोनल की लेंथ भी होगी D। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा ये वाला डायगोनल BD, तो AC भी 10 सेंटीमीटर के ही बराबर होगा। एक और बात, बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। रेक्टेंगल में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, दोनों डायगोनल्स के जो दो पार्ट्स है बराबर होते हैं। यानी ये पार्ट इस डायगोनल का और ये पार्ट, ये दोनों बराबर होंगे, हाफ हाफ होंगे। अगर ये टोटल डायगोनल 10 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। इसी तरह ये डायगोनल्स भी आपस में क्या, ये जो पार्ट्स है इस डायगोनल के ये भी बराबर हाफ हाफ में डिवाइड होंगे। सेम गोज़ फॉर स्क्वायर। अगर ये टोटल डायगोनल, इसकी लेंथ है D, तो ये जो दो पार्ट्स इसके बने, एक ये वाला पार्ट और ये दूसरा वाला पार्ट, तो ये भी D/2 होगा और ये वाला पार्ट भी कितना होगा, D/2। सेम गोज़ फॉर दिस डायगोनल। इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये दोनों भी बराबर होंगे। ये भी D/2 होगा, ये भी D/2 होगा। ठीक है। यानी अगर ये टोटल डायगोनल BD 10 है तो ये वाला पार्ट, इसको अगर मैं इस पॉइंट को जहाँ पे ज्वाइन होते हैं O नाम रख दूँ, तो ये जो BO वाला पार्ट है ये भी 5 होगा और ये जो OD वाला पार्ट है ये भी 5 होगा। ठीक है। लेकिन एक और बात यहाँ पे क्या है स्क्वायर में, कि दीज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी नहीं थी। रेक्टेंगल में इन दो डायगोनल्स के दरमियान जो एंगल है ये कुछ भी हो सकता था, कुछ भी ये एंगल हो सकता था। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, ये दो डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ये एंगल जो बनेगा जहाँ पे ये मीट होते हैं ये बनेगा 90 डिग्री। इसी तरह ये एंगल भी बनेगा 90 डिग्री, ये एंगल भी बनेगा 90 डिग्री, ये एंगल भी बनेगा 90 डिग्री। ठीक है। तो ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ है स्क्वायर्स के बारे में। क्या क्या? एक तो हर साइड इक्वल होगा, हर एंगल 90 डिग्री होगा, और जो डायगोनल्स होंगे दोनों एक इक्वल होंगे। एक तो दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होंगे और जहाँ पर ये मीट करेंगे यहाँ पे ये हर एंगल 90 डिग्री बनेगा, और जहाँ पर ये मीट होंगे, ठीक है, वहाँ पर ये दो डायगोनल्स बराबर हाफ हाफ में डिवाइड होंगे। ये आधा होगा, ये आधा होगा। इसी तरह सेम फॉर दिस। ठीक। तो ये स्क्वायर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। अब हम देखते हैं कि स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, मैंने क्या बोला, स्क्वायर का साइड हम यूजुअली नाम देते हैं A। अगर ये साइड A है ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा। अब पेरीमीटर क्या होता है, ये जो इसके अराउंड ये टोटल बाउंड्री है इसकी लेंथ। देखो, इसमें A दैट इज़ 4 टाइम्स A, तो पेरीमीटर विल बी 4 टाइम्स A। सिंपल सी बात है। एरिया, देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था, अगर रेक्टेंगल की ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, एरिया आता था लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे ये भी A है, लेंथ भी A है, ब्रेड्थ भी A है, तो एरिया आएगा A मल्टीप्लाइड बाई A, दैट विल बी A स्क्वायर।
ए स्क्वायर, दैट विल बी एरिया इसका आएगा क्या, ए का स्क्वायर, दैट इज साइड का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यही स्क्वायर दिया हुआ है और बोला है इसका साइड 4 या ऐसे रखते हैं 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, पेरीमीटर विल बी 4 टाइम्स 8 दैट इज 32 सेंटीमीटर। और एरिया क्या आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 या 8 का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं स्क्वायर के बारे में। तो अब स्क्वायर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्क्वायर का डायगोनल। ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल हम देखते हैं किसके बराबर होगा। देखो अगर मैं यहाँ पे एक डायगोनल ड्रा करता हूँ बी डी, इसकी मैं लेंथ मान लेता हूँ है डी। ठीक, इसी तरह आप एक और डायगोनल ड्रा कर सकते हो क्या, ए सी। चूँकि मैंने अभी बोला कि स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी डी होगा। ठीक, हम क्या करते हैं, एक ही डायगोनल फाइंड करते हैं तो दूसरा डायगोनल भी उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक ही डायगोनल ले लेते हैं, कौन सा वाला, बी डी, डायगोनल बी डी, इसकी लेंथ है डी, इसको फाइंड करना है। देखो साइड का स्क्वायर का साइड क्या होगा, ए, फॉर एग्जांपल ये भी ए होगा तो ये भी ए होगा। ठीक, अब आप देखो मैंने क्या बोला आपको, स्क्वायर में हर एंगल 90 होता है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है आपके पास, ये जो पार्ट मैंने शेड किया हुआ है यहाँ पे, ये क्या बनता है आपके पास, एक ट्रायंगल, और वो भी कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये साइड ए है, ये साइड भी ए है, और ये डायगोनल यानी डी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या यूज़ कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे लिख सकते हो क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सा है यहाँ पे डी, तो आप लिख सकते हो डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो डी स्क्वायर विल बी ट्वाइस ए स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, और इस फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको डायगोनल के बारे में ही स्क्वायर से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो डायगोनल का जो स्क्वायर होता है, डी का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर दैट इज ट्वाइस ए स्क्वायर दैट इज साइड का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से अब आप डायगोनल भी फाइंड कर सकते हो, डी स्क्वायर को इधर ले जाओ, ये रूट बनेगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर दैट इज, देखो अब ये ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस रूट से बाहर आएगा। ठीक है, तो रूट में बचेगा सिर्फ अंडर रूट ऑफ 2, सिर्फ 2 बचेगा, और ए बाहर आएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये भी आप याद रख सकते हो, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ए। ठीक है, ये यहीं से आएगा, यहीं से आप इसको डिड्यूस कर सकते हो। ठीक, अच्छा एक और बात मैंने क्या बोला, मैंने बोला डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इस 2 को इधर ले जाओ, ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है सर, ए स्क्वायर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि स्क्वायर का एरिया आप 2 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हो। एक तो अगर आपके पास साइड दिया है, अगर आपके पास साइड दिया है तो साइड को स्क्वायर करो, वही एरिया आएगा। दूसरा, अगर आपके पास डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल का स्क्वायर लोगे आप, उसको डिवाइड करोगे 2 से, यानी उसका हाफ करोगे, वैसे भी आप स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, क्या मेरे पास एक स्क्वायर है और इसका डायगोनल दिया है 8, स्क्वायर का डायगोनल दिया है 8, आपको बोलना है भाई इसका एरिया कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, आपको पता है एरिया तो यह होगा ए स्क्वायर, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो डी कितना है 8, दैट इज 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 8 दैट इज 64 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा 32। ऐसे भी आप स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हो सकता है क्वेश्चन में साइड ना दिया हो, डायगोनल दिया हो। एक और तरीका भी है, जैसे मैंने बोला कि डायगोनल कितना आता है, डायगोनल आता है अंडर रूट 2 इंटू ए, अभी हमने बोला। ठीक, तो a कितना आएगा, d डिवाइड बाई अंडर रूट 2। अब यहाँ पे d कितना है, d है 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। आपने a निकाला, पहले साइड निकाला, फिर
साइड का स्क्वायर करके दैट इज़ ए स्क्वायर, ये आप एरिया निकाल सकते हो। 8/√2 का होल स्क्वायर, ये भी 32 ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है उसका साइड के साथ ये रिलेशन होता है। ठीक है, या आप ये रिलेशन याद रख दो, दोनों में से जो भी आप याद रखो, फिर इससे ये या इससे ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। और एरिया के लिए भी आप ये दोनों फार्मूलाज याद रखो, एक तो ए स्क्वायर, और चूंकि आपने ऊपर पढ़ा कि ए स्क्वायर d²/2 के बराबर होता है, तो एरिया इसके बराबर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं स्क्वायर के बारे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं अब स्क्वायर में। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है? ए फ्लोर इज़ 6 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। आपके पास एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, इसकी लेंथ है 6 मीटर, इसकी विड्थ या ब्रेड्थ है 3 मीटर। तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो आपके पास रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल ऐसे एक फ्लोर है आपके पास। और क्या बोला है? ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 2 मीटर इज़ लेड ऑन द फ्लोर। अब हमने इस फ्लोर पे क्या है? कारपेट बिछा दिया, और ये कारपेट क्या है? स्क्वायर कारपेट, इसका हर साइड 2 मीटर के बराबर है। ठीक है, ये मैंने बीच में एक कारपेट बिछा दिया, इसका हर साइड है 2 मीटर्स। ठीक, तो ये क्या है? एक रेक्टेंगल और स्क्वायर, दोनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है, और ये JKSB ने पूछा हुआ है। अब फाइंड क्या करना है? द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज अनकारपेटेड, यानी जिस पे कारपेट बिछा हुआ है उसको छोड़ के जो एरिया है वो एरिया आपको फाइंड करना है। यानी ये जो एरिया इस कारपेट के बाहर आता है इस फ्लोर में, ठीक है, जिसको मैं येलो से शेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस आपको और भी मिल सकते हैं। हो सकता है आपको सर्कल दे और सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दे और बोले जो बाहर एरिया है इसको फाइंड करो, या आपको बोले एक फ्लोर है, उस पर में रेक्टेंगल की शेप में एक फ्लोर है, उसके अंदर में ट्रायंगुलर कारपेट बिछा रहा हूँ, तो जो अनकारपेटेड एरिया है उसको फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? सिंपल सी बात है। अगर हम एक काम करें, पहले इस पूरे रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया निकाले। ये पूरा एरिया निकाला, लेकिन हमें क्या चाहिए? सिर्फ ये येलो वाला पार्ट। तो इसमें से ये स्क्वायर कारपेट का जो एरिया है ये बाहर निकालेंगे, ये माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है कि नहीं है? पहले टोटल एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, उसमें से आप ये वाला पार्ट निकालो, ये जो स्क्वायर है बीच में जिसको मैंने ग्रीन से शेड किया है, ये वाला पार्ट आप बाहर निकालो, यानी इसको सब्ट्रैक्ट करो, वही आपका रिमेनिंग पार्ट का एरिया आएगा। ठीक, तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालो। रेक्टेंगल की लेंथ है 6, ब्रेड्थ है 3, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा? रेक्टेंगल का एरिया आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 6 × 3 दैट इज 18 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? स्क्वायर का एरिया सर साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, सर ए है 2, तो 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4 मीटर स्क्वायर। तो ये जो बाकी पार्ट ये जो बाहर बचा ये कितना आएगा सर? इसमें से इसको माइनस करो, 18 में से 4 माइनस करेंगे, दैट विल बी 14 मीटर स्क्वायर। 14 मीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। ठीक, देखो एक और बात है कि कल किसी ने वीडियो में पूछा था कि सर इन क्वेश्चंस को तो कम टाइम में नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये मुझे समझाने में। मैं आप चाहता हूँ कि आप पहले बेसिक्स को समझो, फिर आप एग्ज़ाम में इसको कैसे करोगे। एग्ज़ाम में कुछ ड्रावा नहीं करना है आपको। एग्ज़ाम में कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या आएगा? 6 × 3 दैट इज़ 18। ठीक, ये स्क्वायर कारपेट है, इसका एरिया क्या आएगा? 2 × 2 = 4। अब अनकारपेटेड एरिया का बोला है तो आपको खुद समझ आएगा कि इनको माइनस करना है, तो 18 - 4 = 14। ऐसे आपको एग्ज़ाम में करोगे। एग्ज़ाम में आपको ये ड्रावा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट आ रहा है समझ के इन क्वेश्चन को कैसे करना है, ये नहीं लिखना है फिर लेंथ = 6, ब्रेड्थ = 3, ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखनी है। एग्ज़ाम में आपको इन द माइंड ये सब कुछ करना है। ठीक, देखो एक और क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 18 km/h। इसने दी है स्पीड। ये बंदे ये जो चल रहा है इसकी स्पीड क्या है? 18 km/h।
18 किलोमीटर पर आवर, ठीक। क्रॉसेस ए स्क्वायर फील्ड, अब आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड ये इस पे चल रहा है, लेकिन कैसे, डायगोनली, यानी अलोंग द डायगोनली इसको क्रॉस कर रहा है। यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट किया, यहाँ तक चला, या आप ये डायगोनल लो, कोई भी लो, क्योंकि स्क्वायर में दोनों बराबर होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डायगोनली इसको क्रॉस करता है इन 9 सेकंड्स, और टाइम दिया है, टाइम इसको कितना लगता है, 9 सेकंड्स। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द फील्ड, इस पूरे फील्ड का हमें क्या निकालना है, ये एरिया टोटल फील्ड का निकालना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक टॉपिक आता है आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, उसको और मेंसुरेशन को कंबाइन करके इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक। अब देखो एरिया ऑफ फील्ड निकालना है, हमें पता है एरिया क्या होता है, स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है तो इसका एरिया या तो ए स्क्वायर आएगा, अगर मेरे पास साइड दिया होगा, ए दिया होगा तो ए स्क्वायर आएगा, या अगर मेरे पास डायगोनल दिया होगा तो वो आएगा डी स्क्वायर बाई 2। अब चूंकि हमें पता है कि ये डायगोनल के अलोंग चल रहा है, तो हम डायगोनल की फार्मूला, डायगोनल का वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो एरिया आएगा, ठीक। तो कैसे करोगे आप, देखो हमें डायगोनल का वैल्यू निकालना है, यानी हमें निकालना है इसने कितनी टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चला, ठीक है, इसकी टोटल डिस्टेंस क्या है। देखो आपने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा है, आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस, इसको इधर ले जाओ, टाइम को, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, स्पीड है 18, टाइम है 9, ठीक। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, बोलोगे वो डिस्टेंस है, बिल्कुल गलत जवाब आएगा, क्योंकि आप देखो सबसे पहले टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, ये क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे टाइम आवर्स में है, घंटों में है, यहाँ पे टाइम सेकंड्स में है। सबसे पहले आपको इस आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। दूसरी बात, जो आपके आंसर्स हैं वो मीटर्स में दिए हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या है, किलोमीटर, किलोमीटर को भी पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी आपको ये जो किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी होगी उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 5/18 से आपको इसने मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आएगा, 18 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो ये आएगा 18 × 5 डिवाइड बाई 18, 18 और 18 कैंसल, दैट विल बी कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड आप इसकी स्पीड आएगी। अब यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है, आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो डिस्टेंस क्या आएगा सर, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम है 9, दैट विल बी 45, क्या 45, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल कर लो, बचेगा क्या मीटर। तो 45 मीटर आपका क्या डिस्टेंस आएगी जो ये ट्रैवल कर रहा है, और वही डिस्टेंस तो इस डायगोनल की लेंथ होगी, दैट विल बी, दिस डायगोनल विल बी 45 मीटर, 45 मीटर। अब आप इसको इस यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा एरिया, सर एरिया आएगा डी स्क्वायर बाई 2, सर डी है 45, तो 45 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 45 स्क्वायर कितना आता है सर, 45 स्क्वायर आएगा 2025 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे भी एक ट्रिक है ये स्क्वायर फाइंड करने के लिए, जब भी कोई नंबर हो जिसके एंड पे 5 हो, जैसे आपके पास 35 है, जैसे आपके पास 25 है, जैसे आपके पास 65 है, जैसे आपके पास 85 है, तो इनका स्क्वायर आप कैसे कर लेते हो। देखो मैं ट्रिक बोल देता हूँ आपको। 35 है, पहले इसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है, पहले 5 का स्क्वायर करो, 5 इज़ 25, लिख दो 25, ठीक। अब ये जो 3 है, 3 के बाद कौन सा नंबर आता है सर 4, इस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, 3 4 = 12, दैट इज़ 1225 आपका आंसर आएगा। 85 का निकालना है, पहले 5 का स्क्वायर करो, 85 का स्क्वायर अगर निकालना है पहले 5 का स्क्वायर करो, दैट विल बी 25। 8 के बाद आता है 9, सर 8 × 9 इज़ 72, ये आपका स्क्वायर आएगा। सेम गोज़ फॉर 45, सर 5 का स्क्वायर आएगा 25, 4 के बाद आता है 5, 4 × 5 इज़ 20, 2025 आएगा। तो इसको कैंसिलेशन करो, 21 20 21, 2 2 इज़ 4, फिर पॉइंट आएगा और 5, 1012.5 आपका आंसर आएगा। कौन सा है, बी पार्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है, आसान है कि नहीं है, बहुत ही आसान है इन चीज़ों को करना। ठीक, देखो एक और क्वेश्चन है, if the sum of diagonals of a square is 100,
स्क्वायर के कितने डायगोनल्स बनते हैं सर? अगर एक स्क्वायर होगा तो 2 डायगोनल्स बनेंगे ऐसे, और ये 2 डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी ये अगर डी होगा तो ये भी डी होगा, ये हमने पढ़ा है। अब क्या बोला है? सम ऑफ डायगोनल्स दिया हुआ है, यानी दिस प्लस दिस, डी प्लस डी, डी प्लस डी इज 100, डी प्लस डी इज ट्वाइस डी, तो ट्वाइस डी आएगा 100 सेंटीमीटर। तो डी कितना आएगा सर? इसको इधर ले जाओ, 100 का हाफ, 100 का हाफ दैट इज 50 सेंटीमीटर। दैट इज आपका ये डायगोनल भी 50 होगा, ये डायगोनल भी 50 होगा, इन दोनों को सम करो वो खुद 100 आ जाएगा। ठीक, अब डायगोनल है 100, हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो अब कौन सी बात है सर? एरिया ऑफ द स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल आता है डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट इज 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2500 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा? 1250। जब आप इसको करोगे तो बी पार्ट विल बी योर आंसर। ठीक, आसान है कि नहीं है? देखो एक और क्वेश्चन है, फिर से अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके क्वेश्चन आपको बहुत मेंसुरेशन में पूछे जाएंगे। ठीक, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको आपको बेसिक से समझाता हूँ कि करना क्या है। हमें क्या निकालना है? द नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी लेड इन ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे पास दिया है क्या? एक स्क्वायर फील्ड, इसका साइड है 30 सेंटीमीटर। इसमें क्या हमें करने हैं? ब्रिक्स। ब्रिक्स कैसे हैं? इफ द साइड ऑफ ईच ब्रिक इज 3 सेंटीमीटर। देखो इसने कहीं नहीं लिखा है ब्रिक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, लेकिन इसने क्या कहा है कि ब्रिक का साइड दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर ये रेक्टेंगल होता तो लेंथ और ब्रेड्थ इसको देनी पड़ती, लेकिन चूंकि इसने दिया है क्या? साइड, तो ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर ब्रिक होगी। ठीक है, और हर साइड ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो हमें क्या करना है? इस इस स्क्वायर फील्ड में ये ब्रिक्स ले करने हैं, या आपको पूछा जाएगा टाइल्स ले करने हैं। ऐसे हमें इसमें टाइल्स रखने हैं ताकि ये पूरा भर जाए। ठीक है, ये पूरा भर जाए, ऐसे आपको इसको पूरा फिल करना है। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ब्रिक्स। ये ब्रिक्स या ये टाइल्स कितने लगेंगे? देखो मैं पहले समझाता हूँ इसको, इसके पीछे लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन को करने के पीछे। अगर मैं सपोज करता हूँ टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स n है, एक ब्रिक का एरिया अगर ए बी एरिया ऑफ ब्रिक में लिख लेता हूँ, और टोटल फील्ड का एरिया ऑफ फील्ड AF में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स n मल्टीप्लाइड बाय एक एरिया का ब्रिक, ये टोटल फील्ड का एरिया होगा। क्योंकि इन्हीं ब्रिक्स को ऐड करके इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इन्हीं को ऐड करके आपको टोटल फील्ड का एरिया मिलेगा। तो आप लिख सकते हो जितने भी ब्रिक्स होंगे, फॉर एग्जांपल 100 ब्रिक्स होंगे, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय एक ब्रिक का एरिया। ठीक है, मतलब इसको 100 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या? इसको 100 बार रिपीट करना है, तो ये टोटल फील्ड का एरिया आएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आएगा? n, दैट विल बी एरिया ऑफ फील्ड, टोटल फील्ड का एरिया। इस ए बी को इधर ले जाओ, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो क्या करना है? इस तरह के क्वेश्चन में टोटल फील्ड का एरिया निकालो, डिवाइड करो एक ब्रिक के एरिया से, या एक टाइल जो भी वहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, अब निकालो आप टोटल फील्ड का एरिया। क्योंकि फील्ड स्क्वायर है और इसका साइड है 30 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया आएगा 30 का स्क्वायर। एक ब्रिक का एरिया, ब्रिक भी स्क्वायर है, इसका साइड है 3 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 3 स्क्वायर। तो 30 स्क्वायर इज 900 डिवाइड बाई एक ब्रिक का एरिया कितना है? 3 3 9, तो 9 इंटू 100, तो 100 ब्रिक्स आपको टोटल लगेंगे इसको ले करने में। 100 ब्रिक्स आप जब इस पे बिछाओगे तो ये पूरा फील्ड आपका कवर हो जाएगा। समझे? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है सर। चलो आगे चलते हैं। देखो फिर से परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया या वॉल्यूम आपको पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इनको भी हम देखते हैं कैसे करना है। हमने रेक्टेंगल में कुछ किए थे ऐसे क्वेश्चंस, यहाँ पे भी करते हैं। क्या बोला है? इफ़ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ट्रिपल्ड। सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर है, इसका हर साइड है ए और ए। ठीक, इसका एरिया कितना आएगा? एरिया आएगा ए स्क्वायर। अब क्या बोला है? इफ़ ईच साइड इज ट्रिपलेट मतलब 3 टाइम्स, यानी ये जो स्क्वायर है इसका हर कोई साइड में 3 टाइम्स बना रहा हूँ। ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स। ठीक, तो ओब्वियसली इसका एरिया तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका एरिया कम है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया।
टोटल कितने परसेंट इसका एरिया इंक्रीज हुआ। परसेंटेज इंक्रीज मैंने आपको बोला कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ का परसेंटेज इंक्रीज करना होगा तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, पहले चेंज निकालो, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, अब इसका एरिया क्या होगा सर, इसका एरिया इसको नाम रखते हैं ए डैश, क्योंकि इसका साइड है 3a तो 3a स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर होगा तो 3 3 जार सर ये कितना आएगा सर, ये 3 3 जार 9, 9a स्क्वायर आएगा। फिर आप करो 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल यानी a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। आप वैसे करो जवाब आएगा 800। लेकिन ये a स्क्वायर करना, फिर कैंसिलेशन करना, फिर भी एक टीडियस काम है। इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है वो भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बोलता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, यही मेथड है और कुछ नहीं करना है। आप पहले एज्यूम करो, जब भी आपको परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज या परसेंटेज चेंज करनी होगी, आप ओपनली बिल्कुल इजीली कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। आप एज्यूम करो इसका साइड 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो एरिया कितना आएगा 1 स्क्वायर दैट इज 1। अब चूंकि मैंने ट्रिपल किया तो 3 इसका एरिया, इसका साइड क्या बनेगा 9 स्क्वायर का साइड, सर इसका 1 है, इसका बनेगा 3 × 1 दैट इज 3, ये भी 3 आएगा, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो एरिया क्या आएगा सर 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अब फाइनल एरिया आपको आया 9, पहले एरिया था 1 तो चेंज कितनी हुई 9 माइनस 1 डिवाइड बाई इनिशियल कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, 9 माइनस 1 इज 8, 8 × 100 इज 800, तो 800% आपका आंसर आएगा। ठीक, आप वैसे बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा बेटर मेथड है। जब भी आपको परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज फाइंड आउट करना हो तो आप खुद कुछ एज्यूम करोगे पहले, फिर जो बोला जाएगा क्वेश्चन में उसी हिसाब से चलोगे। जैसे हमने पहले किया एज्यूम इसका साइड है 1, इसने बोला 3 टाइम्स ट्रिपल मैंने किया है तो फिर 9 स्क्वायर का साइड बना 3, फिर आपने यहाँ पे एरिया निकाला, यहाँ पे एरिया निकाला, फिर चेंज निकाल दी। ठीक, देखो एक और क्वेश्चन फिर से परसेंटेज इंक्रीज पर, लेकिन इसने यहाँ पे ट्रिपल विपल नहीं बोला है, इसने बोला है साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, परसेंटेज इंक्रीज इन दिस एरिया। ये एक स्क्वायर है, इसका साइड है a, तो ये दूसरा स्क्वायर है, इसका साइड a से कितना है ज़्यादा 25%, a से 25% ज़्यादा है। अब आप क्या एज्यूम करोगे यहाँ पे, देखो अगर आप एज्यूम करोगे 1 को आप 25% और इंक्रीज करो, वो कितना बनता है, देखो 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 1, 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 दैट इज़ 0.25, तो ये बनेगा 1.25। तो आपका जो ये जो बनेगा सिस्टम ये पॉइंट्स में बनेगा, फिर इसको स्क्वायर करना है, माइनस करना है, डिफ़िकल्ट है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को फिर से आपको एज्यूम ही करना है, ठीक है, लेकिन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर पहले साइड है a, ठीक, ध्यान से समझना, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज जहाँ पे भी देखा आप देखोगे इसी तरीके से फिर करना है आपको। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ आपका जो स्क्वायर है उसका साइड है a। देखो a को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई a, 100 कैंसिल हो जाएगा, a ही बचेगा। लेकिन ऐसे लिखने से क्या पता चलता है मुझे, a को मैं बोल सकता हूँ 100 डिवाइड बाई 100 दैट इज़ 100%, 100 डिवाइड बाई 100 दैट इज़ 100% ऑफ a, 100% ऑफ a। तो पहले हमारा साइड क्या है 100 डिवाइड बाई 100 इंटू a दैट इज़ 100% ऑफ a। अब नेक्स्ट जब मैंने इस साइड को इंक्रीज़ किया बाय 25%, अब मेरा साइड a डैश क्या बनेगा सर, ये बनेगा, देखो एक तो ये 100% है, एक तो वो 100% है, और इंक्रीज़ कितना किया सर 25%, तो मैं बोल सकता हूँ नया आएगा 125%। पहले हमारे पास था 100%, अब हमने और 25 इंक्रीज़ किए तो ये बनेगा 125%। 125% को मैं लिख सकता हूँ 125 डिवाइड बाई 100 इंटू a, ठीक है, a का 125% ये बनेगा। इसको कैंसिलेशन करो सर, 25 इंटू 5, 25 इंटू 4, आप बोल सकते हो a डैश, इस a को इधर लाओ, a डैश डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 4। जब आपने क्या, आप a डैश डिवाइड बाई a इसका रेशियो बोल सकते हो 5 डिवाइड बाई 4, ये आपका ओरिजिनल पहले साइड है और ये वो साइड है जो आपने क्या 25% इंक्रीज़ किया। समझाया आपको कैसे करना है, आप ये रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, a डैश लोगे दूसरा साइड, ठीक,
पहले साइड था 100%, अब कितना इंक्रीज बोला है 25%, तो 125% आएगा, दैट इज 125 डिवाइड बाई 100 इंटू ए। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब आप एज्यूम कर सकते हो, देखो अगर आपके पास, अब आप ऐसे एज्यूम करो, आपके पास सपोज पहले साइड है 4, ए को मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ, पहले हमारा साइड कितना है 4, जब मैंने 25% इसको इंक्रीज़ किया प्लस 25% किया तो ये कितना बनेगा सर, ये बनेगा 5, ये बनेगा 5। समझ आया आपको, ये है ना ए हमारा ओरिजिनल साइड, तो ये इसके साथ क्या है 4, तो अगर ये 4 होगा, अगर ए 4 होगा तो जब मैं 25% इसको इंक्रीज़ करूँगा तो वो बनेगा ए डैश, और ए डैश कितना आ रहा है यहाँ पे 5। तो आप बोल सकते हो सर अगर ए पहले 4 होगा तो ये जब 25% इंक्रीज़ हो जाएगा ये बनेगा 5। तो आपने एज्यूम किया, अब आप एरिया, आपको एरिया में परसेंटेज चेंज निकालनी है, ठीक है। अब आप देखो एरिया कितना बनेगा, सर एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर। अब ए आपके पास पहले क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लो, पहले एरिया होगा 4 स्क्वायर, साइड है 4 तो एरिया होगा 4 स्क्वायर। अब 25% इंक्रीज करने के बाद साइड बनता है 5, तो एरिया कितना बनेगा सर 5 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, तो मैं बोलूँगा एरिया बनेगा 16 से 5 स्क्वायर इज 25। तो एरिया कितना होगा इंक्रीज 16 से 25। अब आपको परसेंटेज चेंज बोलनी है, तो फाइनल क्या है सर 25 माइनस इनिशियल क्या है सर 16 डिवाइड बाय इनिशियल, सर वो भी है 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 माइनस 16 इज 9 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको कैंसिलेशन करो, मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा सर 56.25% अप्रॉक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज हो क्या करना है, एज्यूम करना है। अगर उसने सीधे पहले बोला होगा साइड को ट्रिपल किया है, 4 टाइम्स बनाया है, 6 टाइम्स बनाया है, तो आप जनरली साइड को पहले एज्यूम करो 1 और फिर 4 टाइम्स बोला है फिर आएगा 4, साइड को एज्यूम करो 1, 6 टाइम्स बोला है फिर आएगा 6। लेकिन अगर इसने साइड में भी बोला है कि इसमें 25%, 35%, 85% कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज भी बोला है, तो आप तब क्या करोगे, आप क्या करोगे, नया साइड निकालोगे ए डैश इन टर्म्स ऑफ ए। वो क्या आएगा सर, अगर 25% बोला है तो पहले 100% होगा, तो 25 और ऐड करो, वो 125 बनेगा। अगर 85% इंक्रीज बोला है तो पहले 100 होगा और 85 इंक्रीज किया, कितना बनेगा 185%। ठीक, फिर ये रेशियो निकालो, फिर इसको एज्यूम करो ए और ये बनेगा ए डैश, उसी हिसाब से आप फिर एरिया का रेशियो निकालो, एरिया को देखो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है और परसेंटेज चेंज फिर वहाँ से ये फार्मूला यूज़ करके निकालो। समझ आया आपको? देखो एक और क्वेश्चन ला रहा हूँ, थोड़ा सा इसी के साथ रिलेटेड है, ठीक, इसमें आपको फिर से समझ आएगा कि करना क्या है। सबसे पहले इसने क्या बोला है, द डिफरेंस इन एरियाज ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक आपके पास क्या है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एक आपके पास है स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, इनकी डिफरेंस यानी इनको मैं माइनस करता हूँ तो ये कितना आता है 35। सबसे पहले ये आपके पास दिया हुआ है, और क्या दिया है, इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 50% मोर एंड 10% लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले मैं इस एज्यूम करता हूँ साइड ऑफ स्क्वायर कितना है ए, साइड ऑफ स्क्वायर है ए, ठीक। अब क्या बोला है, लेंथ इज 50% मोर, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए से कितनी ज़्यादा है 50% ज़्यादा है, मोर। तो ए पहले 100% है हमारे पास, अब इसमें और 50% जोड़ दो, कितना बनेगा 100 और 50 इट इज़ 150, तो मैं बोल सकता हूँ लेंथ आएगा 150%, दैट इज़ 150 डिवाइड बाय 100 इंटू ए, ये हमारी लेंथ आएगी रेक्टेंगल की। और क्या बोला है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 10% लेस। देखो एक और कंसेप्ट यहाँ पे बना, लेस जब होगा 10% लेस, 10% डिक्रीज अगर होगा तो वहाँ पे क्या करोगे, तो ब्रेड्थ हमारे पास क्या है 10% लेस, कितनी ऑफ द देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर से 10% कम है। देखो साइड ऑफ स्क्वायर है ए, इसको मैं बोल सकता हूँ 100% ऑफ ए, इससे 10% कम करो, कितना बनेगा सर 100 से 10 कम करेंगे 90, तो ये बोल सकता हूँ ये बनेगा 90% ऑफ ए, 90 डिवाइड बाय 100 इंटू ए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक, ये
और थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा, 5 से कैंसिलेशन, 5 3 ज़ार 15 और 5 2 ज़ार 10। तो मैं बोल सकता हूँ सर लेंथ आएगी 3/2 इंटू ए, और ब्रेड्थ क्या आएगी सर, ये आएगी 9/10 इंटू ए। ठीक, अब एरिया हमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, दैट विल बी 3/2a मल्टीप्लाइड बाय 9/10a। ठीक सर, 3 इंटू 9 इज 27, डिवाइड बाई 2 इंटू 10 इज 20, a इंटू ए इज़ ए स्क्वायर, ये आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन सर हमें ए स्क्वायर नहीं पता, ए स्क्वायर कहाँ से लाएंगे। चलो भाई इस इक्वेशन पे आओ, ये इक्वेशन तो हमारे पास है। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना आया, 27 डिवाइड बाई 20 इंटू ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड हमने एज्यूम किया ए, तो इसका एरिया कितना आएगा ए स्क्वायर, तो माइनस करूँगा मैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 35। अब ये सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करो, कैसे करोगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 20, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बनाओ 20, नीचे 20 है तो ऊपर भी आएगा 20। ठीक सर, तो ये बनेगा 27 ए स्क्वायर माइनस 20 ए स्क्वायर, दैट इज 7 ए स्क्वायर डिवाइड बाई सर नीचे डिनोमिनेटर एक ही लिखो कॉमन, 20 इज इक्वल टू 35। कैंसिलेशन करो सर, 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35। ठीक सर, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 5, दैट विल बी 100। ये क्या है ए स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर का एरिया होगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया। सर हमने यहाँ पे बोला था रेक्टेंगल का एरिया आएगा 27 डिवाइड बाई 20, 27 डिवाइड बाई 20 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अब हमने फाइंड किया 100 है, सर 21 ज़ार 25 ज़ार, दैट विल बी 135। तो 135 हमारा आंसर आएगा, 135 विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। समझ आया। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा क्वेश्चन, इसमें टाइम लग सकता है, ये मैं मान सकता हूँ, इस क्वेश्चन में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है इस लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। ये भी आपको मैंने असल में इसमें ये कंसेप्ट मुझे आपको समझाना था, परसेंटेज का कंसेप्ट अगर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन भी आएगा तो इसमें आप थोड़ा टाइम लगा सकते हो, एक से थोड़ा 1.5 मिनट लग सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं लगेगा, 5-10 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो यही है टोटल जो हमने स्क्वायर के क्वेश्चंस किए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, थोड़ा डेटा को इधर उधर डाल के। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं नया नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ हम स्क्वायर को एंड करते हैं और अब हम चलते हैं नई शेप पे जो है रोम्बस। ठीक, तो दोस्तों अब हम एक और फिगर जो एक और क्वाड्रिलेटरल हमारे पास होता है रोम्बस, रोम्बस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या डिफरेंस होती है रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर में। ठीक है, और फिर इसके एरिया और पेरीमीटर पे हम चलेंगे। सबसे पहले रोम्बस में भी क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर में हर कोई साइड इक्वल होता है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सेम गोज फॉर रोम्बस। रोम्बस में भी हर कोई साइड इक्वल होता है। बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे आपने रेक्टेंगल में भी देखा, स्क्वायर में भी देखा, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होंगे, ये साइड और ये साइड भी आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो सेम गोज फॉर रोम्बस। रोम्बस में भी ये साइड ए बी एंड डी सी दे विल बी पैरेलल, ए डी एंड बी सी दे विल आल्सो बी पैरेलल। ठीक, फिर फ़र्क क्या है सर, रेक्टेंगल में उसमें भी पैरेलल होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, और इसमें भी सारे साइड्स बराबर है, स्क्वायर में भी। सर डिफरेंस क्या है, देखो स्क्वायर में मैंने क्या बोला था, स्क्वायर में हर कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, रोम्बस में ऐसा नहीं होता। देखो आप देख भी सकते हो, ये एंगल आपको लगता है 90 डिग्री है, नहीं सर बिल्कुल 90 डिग्री नहीं है, ना ही ये 90 डिग्री होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। फिर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। दैट इज एंगल बी एंड एंगल डी विल बी इक्वल। अगर ये भी 60 होगा तो ये भी 60 होगा। इसी तरह एंगल ए और एंगल सी विल बी इक्वल। अगर ये फॉर एग्जांपल 80 होगा तो ये भी 80 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, हो भी सकते हैं कभी, लेकिन जनरली रोम्बस में ये सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। और यही बेसिक डिफरेंस है स्क्वायर और रोम्बस के दरमियान। ठीक है, स्क्वायर में हमेशा ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये सब एंगल 90 डिग्री होंगे, लेकिन रोम्बस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझ आया आपको।
ये बेसिक चीज़। और अब डायगोनल्स की बात करते हैं। जैसे हम स्क्वायर में हमने क्या बोला था, स्क्वायर में हमने बोला था ये दोनों डायगोनल्स, सबसे पहले हमने बोला था ये दोनों डायगोनल्स स्क्वायर में आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में सबसे पहली बात डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर मैं यहाँ से एक डायगोनल ड्रा करूँ, यहाँ से दूसरा डायगोनल ड्रा करूँ, आप देख भी सकते हो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए हम एक डायगोनल को नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दूंगा D1 और इस डायगोनल को नाम दूंगा मैं D2। तो ये डायगोनल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक होगा D1, एक होगा D2। एक और बात, स्क्वायर में मैंने बोला था ये डायगोनल्स एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। सेम प्रॉपर्टी गोज फॉर रोम्बस एज वेल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। हालांकि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये जो डायगोनल है, अगर ये टोटल है D1, तो ये दूसरा डायगोनल D2 जहाँ पे इसको काट रहा है O पे, तो O से B तक कितनी डिस्टेंस होगी सर, D1 का हाफ, दैट इज D1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक भी होगा सर D1 डिवाइड बाई 2। सेम गोज फॉर D2 D1 के बराबर नहीं है, लेकिन O तक, A से O तक ये बिल्कुल हाफ होगा। यानी O भी, ये जो दूसरा डायगोनल है D1, ये D2 को भी बराबर दो हिस्सों में कट करेगा, ठीक है। दैट इज दिस पार्ट विल बी D2 डिवाइड बाई 2। कौन सा, ये वाला पार्ट D2 डिवाइड बाई 2 होगा, और ये वाला पार्ट भी होगा D2 डिवाइड बाई 2, ठीक। एक और बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी जैसे स्क्वायर में ये डायगोनल्स के दरमियान एंगल बनता था 90 डिग्री, सेम गोज फॉर रोम्बस एज वेल। रोम्बस में भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो बेसिकली स्क्वायर और रोम्बस बहुत प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम है, सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है डिफरेंट है। एक तो रोम्बस में हर कोई एंगल 90 नहीं होता, स्क्वायर में हर कोई एंगल 90 होता है। रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। हमने इसको भी D बोला था, इसको भी D बोला था, लेकिन रोम्बस में ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर ये रोम्बस है, फॉर एग्जांपल इसका ये साइड अगर फॉर एग्जांपल 3 है, तो डेफिनेटली ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, जस्ट लाइक स्क्वायर। अच्छा, इसका ये एंगल 90 नहीं हो सकता, ठीक है। हो भी सकता है, लेकिन जनरली नहीं होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये 60 होगा, तो डेफिनेटली ये भी 60 होगा, ठीक है। अगर ये 100 है, तो डेफिनेटली ये भी 100 होगा, ठीक। उसके बाद आती है बात डायगोनल्स की। इसके डायगोनल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल आप फिगर से देख सकते हो, ये वाला डायगोनल बड़ा है, इसको मैं मान लेता हूँ 10, सपोज इसको मैं मान लेता हूँ 10, और ये वाला डायगोनल छोटा है, इसको मान लेता हूँ 8। एक और बात, ये डायगोनल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और बाइसेक्टर्स मतलब ये जो वाला पार्ट है, अगर ये टोटल डायगोनल 10 है, तो ये वाला पार्ट होगा 5, ये वाला पार्ट भी होगा 5। और ये दूसरा डायगोनल अगर टोटल 8 है, तो ये वाला पार्ट होगा 4, यहाँ से यहाँ तक 4, और यहाँ से यहाँ तक भी होगा 4। समझ आई ये चीज़ें आपको? ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको डायगोनल के बारे में, रोम्बस के बारे में याद रखनी होगी, ठीक। अब हम चलते हैं रोम्बस का एरिया, रोम्बस का पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर मैं पेरीमीटर देखूं, पेरीमीटर क्या आएगा सर, ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, तो डेफिनेटली सर पेरीमीटर 4 टाइम्स A आएगा, जस्ट लाइक स्क्वायर। सर पेरीमीटर तो बाउंड्री होती है, वही आएगा। अब एरिया क्या आएगा, देखो हमारा स्क्वायर में बोलते थे क्या सर, ये A इंटू A आएगा, A स्क्वायर। लेकिन रोम्बस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर में हर कोई एंगल 90 डिग्री था, तभी हमने स्क्वायर में ये फार्मूला यूज़ की थी, हमने बोला था A स्क्वायर आएगा। लेकिन रोम्बस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि A इंटू A लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल की शेप में है ही नहीं। स्क्वायर रेक्टेंगल की शेप में है क्योंकि उसमें हर कोई एंगल 90 होता है। यहाँ पे चूँकि हर कोई एंगल 90 नहीं है, तो हम इसका एरिया A इंटू A नहीं बोल सकते। तो सर इसका एरिया क्या होगा, देखो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ ज्योमेट्री का यूज़ करना होगा, और जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं ट्रायंगल्स में और इसमें रोम्बस में, उनको यूज़ करना होगा। मैं इसके 2 डायगोनल्स डाल लेता हूँ। एक डायगोनल ये है, इसको मैं नाम रखता हूँ D1, ठीक, ध्यान से समझना चीज़ को। दूसरा डायगोनल ये है, इसको मैं मान लेता हूँ D2। अब आप देखो
ये जो डायगोनल D1 है या D2 कोई भी आप ले सकते हो, मैं D1 लेता हूँ। मैं बोल सकता हूँ ये इस रोम्बस को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। एक ट्रायंगल ये है, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल ये है, एक ग्रीन वाला और एक येलो वाला, दो ट्रायंगल बन गए, ठीक। अब अगर मुझे रोम्बस का एरिया निकालना होगा, टोटल एरिया, मैं बोल सकता हूँ वो एरिया ऑफ ग्रीन ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ येलो ट्रायंगल आएगा। मैं येलो ट्रायंगल का एरिया अलग से निकालूंगा, ग्रीन ट्रायंगल का एरिया अलग से निकालूंगा, उनको ऐड करूंगा तो ये रोम्बस का एरिया आएगा, ठीक। अब येलो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? चलो इस ट्रायंगल को यहाँ पे बना लेता हूँ। ऐसे है ये ट्रायंगल, ठीक, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये डायगोनल है D1 और यहाँ पे अगर इस पॉइंट को नाम रखता हूँ O, तो यहाँ पे पॉइंट है O जहाँ से उस दूसरा डायगोनल D2 इसको पास कर रहा है, ठीक। अब देखो आप, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? सर ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट, ठीक। मैंने आपको बोला था ज़रूरी नहीं बेस ये मैं लूँ, ज़रूरी नहीं बेस में ये लूँ, बेस में तीनों साइड में कोई भी ले सकता हूँ। अब देखो मैंने क्या बोला, ये रोम्बस में ये जो डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, यानी ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये चारों एंगल 90 बनेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल 90 डिग्री होगा या ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो इस साइड को, ये जो वाला पार्ट है, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं बोल सकता हूँ ये इस ट्रायंगल का आल्टीट्यूड बनेगा। अगर ये आल्टीट्यूड है तो जिस पे ये पड़ रहा है ये वाला साइड, इसको मैं बेस मान सकता हूँ, ठीक। तो 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, देखो 1/2 बेस कितनी है? सर ये बेस पूरा ये डायगोनल है, ये तो ये डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, ये कितना है D1, तो मैं लिख सकता हूँ D1 इंटू आल्टीट्यूड, सर हाइट। अब मुझे ये वाला पार्ट देखना है। देखो मैंने कहा था रोम्बस में डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। तो ये जो मैंने जैसे में ये पूरा, अगर ये पूरा डायगोनल है D2, ये D2, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला पार्ट भी होगा D2 का हाफ, D2/2, ये वाला पार्ट भी होगा D2/2। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो परपेंडिकुलर है, ये आल्टीट्यूड है, ये होगा D2/2। तो मल्टीप्लाई करो D2/2। तो इस येलो वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? सर 1/2, सर 2 × 2 = 4, तो येलो का मैं लिख लेता हूँ 1/4 सर D1 × D2, D1 × D2, ठीक है सर। येलो वाला ट्रायंगल तो हमें समझ आया। इसी तरह ग्रीन वाले ट्रायंगल को भी यहाँ निकालो बाहर, कुछ ऐसे है ये ट्रायंगल और बीच में ये आल्टीट्यूड है, ठीक। फिर से ये क्या है, ये वाला साइड कितना होगा? सर ये तो यही डायगोनल फिर से है, यानी ये पूरा साइड सर फिर से होगा D1, डायगोनल D1। फिर से ये वाला पार्ट कितना होगा? ये दूसरे डायगोनल D2 का हाफ होगा सर, तो फिर ये होगा D2/2, ठीक सर। तो इसका भी एरिया निकालेंगे। इसका एरिया क्या आएगा? सर 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड, सर इसको बेस मान लेते हैं क्योंकि आल्टीट्यूड इसी पे पड़ता है, ठीक है। 1/2 D1 इंटू आल्टीट्यूड कितना है? सर D2/2 इसकी लेंथ, ठीक। तो ये कितना आएगा सर टोटल एरिया ग्रीन वाले ट्रायंगल का? सर 2 × 2 = 4, सर ये भी आएगा 1/4 D1 × D2, D1 × D2, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे? सर नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है दोनों में 4, ऊपर है 1 टाइम्स D1 D2 प्लस 1 टाइम्स D1 D2, सर वो आएगा 2 टाइम्स D1 D2, सर 2 1s are 2 2s are, तो मैं बोल सकता हूँ सर एरिया आएगा D1 × D2/2। तो ये होता है रोम्बस का एरिया, यानी D1 क्या है? एक डायगोनल की लेंथ, D2 क्या है? दूसरे डायगोनल की लेंथ, इनका प्रोडक्ट कर लो, उसको हाफ कर लो, ठीक। तो ये मैंने आपको प्रूफ समझाया। अब आप इसको डायरेक्टली फार्मूला को याद रख सकते हो। कितना आएगा सर, कितना आएगा? मैं पहले रिड्रा कर लेता हूँ। ये डायगोनल अगर मेरे पास है D1, ये डायगोनल अगर मेरे पास है D2, सर तो इसका पेरीमीटर तो आएगा 4 टाइम्स A। सर एरिया कितना आएगा? सर एरिया आएगा 1/2 × D1 × D2। इन दो डायगोनल्स का क्या मैं करूँगा? मल्टीप्लिकेशन / 2।
फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन दिया है, सर एक रोम्बस है आपके पास, इसके दो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल है 10 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल है फॉर एग्जांपल 12 सेंटीमीटर। चलो भाई इसका क्या एरिया निकाल के दो। आप क्या करोगे, सर इसका एरिया आएगा 1/2, सर डायगोनल एक है 10 सेंटीमीटर, तो D1 है फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, D2 है 12 सेंटीमीटर, सर तो 10 × 12 आएगा, सर 2 1 जार 2 5 जार, सर 12 × 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा आपको रोम्बस का एरिया निकालना। सिंपल है कि नहीं, ये फार्मूला है और इसका प्रूफ मैंने आपको समझाया अच्छे से। ठीक, देखो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और रोम्बस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है डायगोनल का। डायगोनल किसके बराबर होता है? इसमें जो दो डायगोनल्स हैं इनका और ये जो साइड है ए, इनके दरमियान एक रिलेशन बनता है। उसको पहले मैं फिर से डिराइव करता हूँ, समझाता हूँ आपको कैसे बनेगा वो, फिर आपको वो उसको यूज़ करना है डायरेक्ट। देखो फिर से मैं डायगोनल बना लेता हूँ, ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। ये डायगोनल अगर मेरे पास है D1, ये डायगोनल मेरे पास है D2, इसकी लेंथ है D2। अब इस वाले पार्ट पे, सिर्फ इस वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करो। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। आप कोई भी ले सकते हो, 4 ट्रायंगल बनेंगे, चारों में से कोई भी एक ट्रायंगल आप लो, उस पर कंसंट्रेट आप करो। ठीक है, चलो आपकी ईज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको हो सकता है इस ट्रायंगल से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए, ये ऊपर वाला ट्रायंगल में ले लेता हूँ। ठीक, ये ऊपर वाला ट्रायंगल में ले लेता हूँ। ठीक, देखो ये साइड है, फिर से रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, ये भी ए तो ये भी आएगा ए। ठीक, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा बाहर यहाँ पे लाता हूँ। कैसे बनेगा ये ट्रायंगल, सर कुछ ऐसे बन रहा है ये ट्रायंगल, ये है ए। अब ये वाला साइड क्या है इसका, ये वाला साइड, सर ये टोटल डायगोनल है D1। हमने पढ़ा है डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं रोम्बस में, सर तो ये पार्ट आएगा D1 / 2, D1 / 2। इसी तरह सर ये वाला पार्ट क्या आएगा, D2 / 2, D2 / 2। और सर चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं तो ये 90 डिग्री आएगा, सर यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं? इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें से और इसमें से किसी को आप बेस ले लो। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम इससे लिख सकता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square that is a square will be equal to base square that is D1 / 2 का whole square plus altitude square that is D2 / 2 का whole square। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है। हो सकता है रोम्बस में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको यूज़ करना पड़े उस क्वेश्चन में, इसको आप नोट करके रखो। ठीक, नोट क्या करना है, याद नहीं रखना है, आपको समझना है। रोम्बस की फिगर, सर रोम्बस की फिगर हमारी शक्ल आंखों के सामने आ गई। सर ऊपर है ये साइड ए, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, सर ये होगा D1 / 2, ये होगा D2 / 2। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक, अब आप देखो एक और बात, कहीं पे किताबों में आपको इसको एक और फॉर्म में दिया जाएगा, मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। ये बनेगा A² = ये स्क्वायर इसके साथ भी है, 2 के साथ भी है, अलग अलग दे दो। मैं लिख सकता हूँ D1² / 4 प्लस इसी तरह ये बनेगा D2² / 4। ठीक, ये जो 4 कॉमन लो और इसको इधर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 4A² = D1² प्लस D2²। इस फॉर्म में भी ये इक्वेशन आपको दी जाती है। आप दोनों में से कोई भी याद रखो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये आप ज़्यादा याद रखो। ये भी याद मत रखो, मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड क्या करता हूँ, आप शेप पे कंसंट्रेट करो, आप इस फिगर पे कंसंट्रेट करो। ये राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी आपको रोम्बस दिया जाएगा, डायगोनल्स दिए जाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक, तो ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे इंपॉर्टेंट है इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, और मैं बोलूँगा कैसे क्वेश्चन में इस रिलेशन के बारे में आ सकते हैं, या इस रिलेशन दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहो। ठीक, तो चलते हैं रोम्बस के क्वेश्चंस के ऊपर। देखो सबसे पहले सिंपल भी नहीं है, अच्छा सा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया हमें फाइंड करना है, हुज साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। यानी ये हमारे पास एक रोम्बस है, इसका साइड है 10, ये भी आएगा 10, ये भी आएगा 10, ये भी आएगा 10, एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 12।
सिर्फ एक डायगोनल दिया गया है। अगर आपके पास दोनों डायगोनल दिए होते, एक 12 फॉर एग्जांपल, दूसरा दिया होता 11, तो आप सिंपल से फार्मूला यूज़ करते 1/2 d1 इंटू d2, दैट इज़ 12 इंटू 11, ये आता 66। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने क्या किया है, इसने सिर्फ एक ही डायगोनल दिया है। फॉर एग्जांपल ये डायगोनल दिया है इसने कितना, 12, दूसरा डायगोनल हमें नहीं पता। अब एरिया फाइंड करना है। सर ऐसी कोई फार्मूला नहीं है रोम्बस में जिसमें हम ए और डी को यूज़ करके एरिया फाइंड करें, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो एक तरीका है, आप ये फार्मूला जो इक्वेशन मैंने अभी आपको बोली, क्या d1 स्क्वायर, d1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस इक्वेशन को यूज़ करो। या जो इक्वेशन मैंने वो एक और बोली, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, कोई भी आप दोनों में यूज़ करो। मैं ज़्यादा यही रिकमेंड करता हूँ, मैं बोलूँगा क्यों। ठीक, देखो एक डायगोनल दिया है, इसको मान लो d1, साइड भी दिया है, इसको मान लो a, तो आप कर सकते हो इसको, d2 आप फाइंड कर सकते हो। आप d2 फाइंड करो, d2 फाइंड करेंगे तो 1/2 d1 इंटू d2 का फार्मूला यूज़ करके मैं एरिया निकालूंगा। ज़रा कर लेते हैं। सर d1 कितना है सर, 12, ठीक है, इसको मान लेते हैं d1, ये मान लेते हैं d1, ये हमारे पास है 12। सर तो ये आएगा 12 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही रख देते हैं, d2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। सर a है साइड है 10, तो 10 का स्क्वायर। ठीक, सर 12 डिवाइड बाई 2 विल बी 6 का स्क्वायर, सर ये आएगा 36 प्लस, सर इसको अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, d2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 10 का स्क्वायर आता है 100। इस 36 को इधर ले जाओ, ये 100 में से माइनस हो जाएगा, तो d2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा 100 माइनस 36, दैट विल बी 64। अब इस स्क्वायर को पहले इस स्क्वायर को इधर ले जाओ, क्योंकि ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, d के साथ भी है। पहले आप इस स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये बनेगा रूट, तो आएगा यहाँ पे है d2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64। ठीक, सर अंडर रूट ऑफ 64 होता है 8, तो d2 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 8। इस 2 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, d2 आएगा 16। अब d2 हमारे पास आया, d1 ऑलरेडी हमारे पास है, d1 कितना है 12, तो दूसरा डायगोनल कितना आएगा 16, तो एरिया निकालो 1/2 d1 इंटू d2, 12 इंटू 16, 12 1 जार 12 8 जार 8 इंटू 12 इज 96 आपका आंसर आएगा, 96 विल बी योर आंसर। ठीक, आसान है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको नोट करो। क्या, अगर आपके पास एक साइड दिया होगा, एक डायगोनल दिया होगा रोम्बस का, तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया। तो पहले दूसरा डायगोनल फाइंड करो, ये इक्वेशन यूज़ करके पहले दूसरा डायगोनल आप फाइंड करोगे। ठीक है, वो डायगोनल आप फाइंड करोगे तो आप वो डायगोनल निकलेगा, तो आप एरिया की फार्मूला यूज़ करके कर सकते हो इसको। देखो अब मैं आपको क्या बोलता हूँ, देखो बहुत बड़ा मेथड है ये। आपको लगता है इतना बड़ा मेथड करना, स्क्वायर करना, फिर रूट करना, बड़े नंबर आएंगे तो और ज़्यादा बड़े स्क्वायर्स और रूट्स बनेंगे। मैं क्या आपको बोलता हूँ, आप एक ट्रिक है इसको करने की एक छोटी सी ट्रिक है। उसके लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं सर? देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे एक नंबर होगा, यहाँ पे एक नंबर होगा, तो 3 नंबर्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हो गए कि नहीं हुए। जैसे मैं लेता हूँ इसको 5, इसको 4, इसको 3, आप इसको करो, 5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि 5 स्क्वायर आएगा 25, ये आएगा 16, ये 9, 16 और 9 बनेंगे 25। तो मैं बोल सकता हूँ 5, 4 और 3, ये 3 नंबर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मैं बोल सकता हूँ ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी तरह एक और बनेगी, जैसे 10, 8 और 6, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसी तरह बहुत सारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। आपको क्या काम करना है, आपको सर्च करना है गूगल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, और फिर छोटी छोटी 5-6 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को आप याद रखो, उनको याद करना है। अब सर इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है,
इसका यूज़ क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दिया है आपको सर ये साइड है 5, ये साइड है 4, आपको ये साइड फाइंड आउट करना है। आप लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम, फिर इसको यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है, सर ये 5 4 3 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो सर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 आएगा। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसी तरह एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, और हाँ इस चीज़ को भी याद रखना, जो सबसे बड़ा साइड होगा इसमें वो हाइपोटेन्यूज होगा। जैसे यहाँ पे 5 सबसे बड़ा था तो 5 हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक। आपके पास ऐसे है 8 और 6, ये वाला फाइंड करना है। एक तो है पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ करो, दूसरा सर 10 8 6 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनती है, तो ये आएगा 10 8 और 6। इसी तरह इसको यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो इसने क्या दिया है, इसने दिया है ये साइड है 10, ठीक। वही राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनता था ना, राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने पिछली स्लाइड में बोला, ठीक। देखो ये है 10, डायगोनल मैंने क्या लिया 12, एक डायगोनल है 12, इसको मान लेता हूँ 12, तो यहाँ से यहाँ तक 12 का हाफ, तो ये होगा 6। सर ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना राइट एंगल ट्रायंगल, सर ये है 10, ये है 6, सर तो ये कितना होगा, सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक है 10 6 8, तो ये होगा 8, ठीक। अब ये होगा 8, तो ये पूरा डायगोनल कितना होगा 8 और 8 16, ये डायगोनल आएगा 16, फिर आप करो 1/2 12 इंटू 16, सर वो आएगा 96। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को यूज़ करके भी आप इस क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हो। और ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का कंसेप्ट है सिर्फ यहीं पे काम नहीं आएगा, जितनी भी जियोमेट्री आपकी है हर जगह आपको ये कहीं ना कहीं पे काम आएगा। जहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वहाँ पे आपको ज़रूर काम आएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप गूगल में सर्च करो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और 5-6 याद कर लो, ठीक है। छोटे छोटे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जैसे 3 4 5 है, 8 6 10 है, इसी तरह बनती है एक 12 13 और शायद 7, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, इसको क्रॉस चेक कर लेना आप, ठीक है। और उसको कैसे यूज़ करना है राइट एंगल ट्रायंगल में वो भी आपको आना चाहिए, ठीक। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा बोला आपको इस क्वेश्चन के साथ। एक और क्वेश्चन है, ये फाइनल क्वेश्चन है, और इसी के साथ हम आज की वीडियो को वाइंड अप करेंगे। क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। चलो अभी डायगोनल्स दिए हैं 14 एंड 48। एक रोम्बस है, इसके डायगोनल्स हैं सर, एक है 14, एक है 48, ठीक है सर, कोई बात नहीं। फाइंड द पेरीमीटर। अगर एरिया बोला होता तो आसान था सर, एरिया आता 1/2 d1 इंटू d2 48 इंटू 14, इसको हम कर लेते, ये एरिया आता। लेकिन इसने बोला है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर के लिए एक ही फार्मूला हमें याद है 4a, तो इसको करने के लिए हमें a साइड तो चाहिए। अब डायगोनल्स दिए हैं तो साइड कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन मैंने आपको बोली सर, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सर d1/2, सर d1 मान लेते हैं 14, तो 14/2 का होल स्क्वायर प्लस सर d2 है 48, 48/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक। 14/2 सर 7 का होल स्क्वायर प्लस 48/2 दैट इज 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सर 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 24 स्क्वायर इज 576 इज इक्वल टू a स्क्वायर। सर इनको ऐड करो, ये आता है 625 दैट विल बी a स्क्वायर। तो a कितना आएगा सर, a आएगा 25, इसका रूट 625 का रूट, स्क्वायर को इधर ले जाओ, ये रूट बनेगा ना, तो 625 का रूट आता है 25। सर a है 25, तो पेरीमीटर क्या आएगा 4a दैट इज 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 इज 100 आंसर आएगा। अब देखो आप, फिर से वही बात मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते हो आराम से, लेकिन बड़ा नंबर है 24, इसका आपको स्क्वायर ढूंढना है। अगर आपको स्क्वायर, एक और चीज़ मैथ्स में आपको स्क्वायर्स याद रखने पड़ेंगे, कम से कम 25 तक स्क्वायर्स याद कर लो आप। फिर भी अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो कैसे करोगे। देखो इस क्वेश्चन को फिर से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट से यूज़ कर सकते हैं। फिर से यही राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ऊपर वाला, ठीक। एक डायगोनल है 14, मान लो ये डायगोनल है 14, तो ये वाला पार्ट क्या आएगा 14 का हाफ दैट इज 7। इसी तरह ये डायगोनल है 48 पूरा, तो ये वाला पार्ट आएगा 48 का हाफ दैट इज 24। जब आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यूज़ करोगे, याद करोगे, तो एक ट्रिपलेट है 25 24 27, यानी अगर
एक साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, एक साइड है 24, एक है 7, तो डेफिनेटली ये होगा 25। तो ए आपके पास आया 25, 25 इंटू 4 दैट इज़ 100, वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को यूज़ करके आप ये चीज़ें आसान बना सकते हो, और अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ कुछ पाइथागोरन 5-8 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आप याद कर लो। ठीक है, अगर आपको फिर भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का कंसेप्ट समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं खुद आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ हम रोम्बस और स्क्वायर के भी डिस्कशन हमने ख़त्म किए। अब कुछ छोटे छोटे क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं। एक तो आपका पैरेललोग्राम, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। दूसरा बनता है आपका ट्रेपेजियम, उस पर भी मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, फिर भी उनको बेसिक तरीके से मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। और अगले ही वीडियो में हम सर्कल्स के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। और इसके साथ हम क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट भी, और यानी 2D का पूरा पार्ट हमारा मेंसुरेशन का ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम 3D वाले पार्ट पे चलते हैं।